अब हुआ? रिकॉर्डिंग हो रही है? चलो, देखने आता ना रिकॉर्डिंग? टाइम चल रहा होगा 1 2 3 4 चल रहा है ना? चलिए ठीक। चलिए प्रिंटिंग स्टार्ट लिखिए। कहाँ तक हो गया था दिखाना जरा। एडियाबैटिक कंप्रेशन हो गया था ना? एडियाबैटिक की स्पेलिंग सही करो बट। लिखिए और क्या लिखिए? सिंस लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। सिंस 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 वर्क डन सिंस वर्क डन सिंस वर्क डन is a scalar quantity, since work done is a scalar quantity, since work done is a scalar quantity, is a scalar quantity, hence total work done is, hence total work done is, hence total work done is, total work done is, टोटल वर्क डन इज, टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा बताइए? यस, टोटल वर्क डन इज W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? WAB प्लस WBC प्लस WCD प्लस WDA, है ना? और इसको क्या बना देंगे बेटा हम लोग? इक्वेशन 1। क्या बना देंगे बेटा बताओ? इसको क्या कहेंगे हम लोग? इक्वेशन। यही इक्वेशन 1 था ना? इक्वेशन 1 देखिए यही होगा। देखो भैया इक्वेशन 1 देखिए यही होगा। इक्वेशन 1 जो था आपका वो यही था। देखिए आप देखिए सबसे पहले इक्वेशन जो बना था इक्वेशन 1 यही था। देखिए यही था ना? चल अब लिखिए आगे। लिखिए यूजिंग इक्वेशन 3 5 using equation 3 5 6 and 7 using equation 3 5 6 and 7 using equation 3 5 6 and 7 we get। अब देखिए 3 5 6 और 7 में क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। WAB WBC WCD और WDA क्या दी है? वैल्यू दी हुई है। ठीक है, इसको इसमें रख देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। W इज इक्वल टू किसके? WAB किसके इक्वल है बताइए? WAB बेटा हमारा है RT1 log बेस E V2 अपॉन V1। ठीक है ना? WBC किसके इक्वल है बेटा? R अपॉन 1 माइनस गामा और कितना है बताइए? T2 माइनस T1 है। ध्यान से देखिएगा T2 माइनस T1 है। ठीक है ना? WCD किसके इक्वल है बेटा? WCD इक्वल है किसके इक्वल बताइए? RT2 लॉग कितना है आपका? V4 बाई V3। ठीक है ना? ध्यान से बताइएगा वरना क्या बोला? V4 बाई V3। ठीक है, फिर क्या WDA कितना है बेटा? R अपॉन 1 माइनस गामा और कितना है यहाँ पे? T1 माइनस T2। ठीक है ना? देख लीजिए WAB ये आया, WBC हमारा ये आ गया, WCD ये आ गया, WDA क्या आ गया? ये आ गया। अब ध्यान से मेरी बात देखिएगा। देखिए R अपॉन 1 माइनस गामा यहाँ पर है, यहाँ पे T2 माइनस T1 है और यहाँ क्या है? T1 माइनस T2 है। तो जाहिर सी बात है ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल, है कि नहीं भाई? देख लीजिए यहाँ T2 माइनस T1 है, वहाँ T1 माइनस T2 है, तो पलट देंगे अगर आप तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाता है आपका? खत्म हो जाता है। छापिए छापिए जल्दी, छापिए जल्दी, छापिए जल्दी, छापिए जल्दी जल्दी छापिए। सो दिस इम्प्लाइज दैट W इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? W इज इक्वल टू हो जाएगा RT1 log E V2 बाई V1 प्लस RT2 log E V4 बाई V3।
इक्वेशन कितना बना देंगे बताइए इसको, 8 बना दीजिए। चल छापे जल्दी, छापे जल्दी, छापे जल्दी, छापे। आसान है कि मुश्किल है? हो गया? अरे बहुत तेज हो यार तुम तो। क्या तो रफ पे जल्दी हो जाता है क्या? अच्छा, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं आप लोग। टैलेंटेड है हम लोग। अच्छा, हमको कह रहे टैलेंटेड है हम लोग। चलिए लिखिए, इन फिगर, इन फिगर कौन सा फिगर होगा सर? कोई फिगर। देखिए इन फिगर, इन फिगर वी सी दैट, देखिए इन फिगर वी सी दैट, इन फिगर वी सी दैट स्टेट, इन फिगर वी सी दैट स्टेट, स्टेट B and C, state B and C, state B and C are on, state B and C are on same adiabatic curve, state B and C are on same adiabatic curve। मतलब क्या? अब फिगर अगर आप लोग को याद हो, फिगर देखिए कुछ इसी तरीके का था, P इधर था, V इधर था और कुछ इस तरह का फिगर था, यही था ना बाबू, इस तरह का था। ठीक है, तो देखिए B और C जो थे आपके वो एक एडियाबैटिक कर्व पे हैं, ठीक है ना, और जो D और A हैं वो क्या है आपके एक एडियाबैटिक कर्व पे है कि नहीं है भाई? यहाँ से यहाँ तक आइसोथर्मल, B से C तक एडियाबैटिक, C से D तक आइसोथर्मल, D से A तक एडियाबैटिक। बात समझिएगा? तो B और C क्या है? एक एडियाबैटिक कर्व पे हैं, और D और A क्या है? दूसरे एडियाबैटिक कर्व पे हैं। B और C तक क्या होता है? एक्सपेंशन होता है। D और A तक क्या होता है? कंप्रेशन होता है। इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको? ये सब हमने एकदम याद करा दिया आपको, ठीक है ना? तो क्या लिखा आपने? B और C आर ऑन सेम एडियाबैटिक कर्व। उसके बाद फिर आगे लिखिए, लिखिए हेंस बाई, हेंस बाई, हेंस बाई पॉइसन्स लॉ, हेंस बाई पॉइसन्स लॉ। पॉइसन्स क्या? जहर। किसका नाम है? अरे बहुत सही। तो कैपिटल P से लिखिएगा, स्मॉल मत लिख दीजिएगा वरना श्राप दे देगा साइंटिस्ट, तब फेल लोग किनारे हो जाएंगे। साइंटिस्ट का नाम कैपिटल लिखना चाहिए, साइंटिस्ट का श्राप लेने से नहीं लेना चाहिए, एकदम ध्यान दीजिएगा। श्राप और आप दे दिया कहीं साइंटिस्ट, तब जयराम जी की हो गया कल्याण। अब ऐसे ही प्रमोट होकर के आए आप लोग, कुछ आइडिया है नहीं आप लोगों को कैसे लिखा जाता है एग्जाम में। चलिए, भगवान ही मालिक हैं, पता नहीं आगे क्या होगा। अब बर्थडे भी नहीं मना रहे भगवान का आप लोग, उसलिए और नाराज हो जाएंगे वो। चलिए अब देखिए, समझिए, क्या लिखा आप लोगों ने? देन बाई पॉइसन्स लॉ। अब देखिए, देखिए एक चीज़ कहीं आप लोग रफ में नोट कर लीजिएगा, कहीं आप लोग रफ में नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए जो पॉइसन्स लॉ होता है ना, उसके कई सारे फॉर्म्स होते हैं। जैसे पहला फॉर्म हम लोगों ने क्या यूज़ किया, ध्यान में समझिए। पहला फॉर्म क्या यूज़ किया था हम लोगों ने? PV पावर गामा इज इक्वल टू क्या यूज़ किया था बेटा? कांस्टेंट। याद है? यही ना यूज़ किया था, PV पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को बेटा हम लोग क्या ले लेते थे? K ले लेते थे, है ना भैया? ठीक। अब देखिए, आपको पता है आइडियल गैस के लिए PV इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है बेटा? RT के। किसके इक्वल होता है बेटा? RT के। तो यहाँ से बेटा हम P को अगर निकालें तो P बराबर किसके हो जाएगा? RT अपॉन V के। किसके इक्वल हो जाएगा? RT अपॉन V के। तो यहाँ से P की वैल्यू अगर हम इसमें उठा करके रख दें तो क्या मिलेगा हमको बताइए? क्या मिलेगा? RT अपॉन V इंटू V पावर गामा किसके इक्वल बताइए? कांस्टेंट के। मिलेगा ना बेटा? कांस्टेंट के इक्वल मिलेगा। ठीक। अब यहाँ देखिए क्या क्या बच रहा है आपका? आपका बच रहा है T V पावर गामा -1, यही तो बच रहा है ना, है ना? और देखिए R क्या है? कांस्टेंट है। तो इसको अगर राइट हैंड साइड में आप भेज देंगे तो एक कांस्टेंट पहले से है, एक कांस्टेंट और है, तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट। तो राइट हैंड साइड बेटा हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। हो गया ना बाबू? तो पॉइसन्स लॉ PV पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और TV पावर गामा -1 भी किसका फॉर्म है? पॉइसन्स लॉ का। इसको कहीं नोट कर लीजिए आप, कहीं रफ में कहीं नोट कर लीजिए।
कि टीवी पावर गामा माइनस 1 भी क्या होता है बेटा, पॉइसन्स लॉ होता है। बस वेरिएबल हम लोग क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। ठीक है, चलिए बड़ी बड़ी दर्शन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बस याद रखे रहिएगा, पीछे नोट है तो मतलब पीछे ही ना रह जाए। तो बुढ़ापे में कोई कॉपी खोले तो याद आए, हाँ सर ये बताए थे, भूली बिसरी यादें। बुढ़ापे में आप देखें पता चला कि अच्छा सर ये बताए थे, पता नहीं सर होंगे भी कि नहीं होंगे। घर पे जाके रिवीजन करते हैं आप लोग, मौका नहीं मिलता होगा, देश चलाना है आप लोगों को। मोदी और शाह के बाद आप लोग बिजी हैं, घर पे जाके रिवाइज किया करिए वरना समझ में आएगा नहीं ये क्वेश्चन। चलिए, देन बाय पॉइसन्स लॉ, और पॉइसन्स लॉ के बाद ब्रैकेट में लिखिएगा टीवी पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लिखिएगा टीवी पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है बेटा, चल ठीक है बाबू। चलिए, तो अब आप ये बताइए, कर्व को देखिए, थोड़ा सा समझते हैं हम, एडियाबैटिक कर्व को थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ P था बेटा, यहाँ क्या था, V था, ठीक है ना। एडियाबैटिक कर्व हमारा ये था, B यहाँ था, यहाँ क्या था बेटा, C था, ठीक है ना। तो अगर B का कोऑर्डिनेट आप लोग से हम पूछें तो B का कोऑर्डिनेट क्या था हमारा, P2 V2 था, और C का क्या था, P3 V3 था। और अगर इसी में एक और वेरिएबल हम ऐड कर दें, कौन सा वेरिएबल, टेम्परेचर का। आपको अगर याद हो तो B पे टेम्परेचर कितना था बेटा, T1 था, याद है हम समझाए थे। और C पे टेम्परेचर कितना था, T2 था। ठीक है, तो अगर B के लिए हमको लिखना है, B के लिए बेटा अगर हमको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे बताइए, B के लिए लिखना है तो हम क्या लिखेंगे बताइए। हम लिखेंगे, इस फॉर्मूले को ऐसे लिखेंगे, T1, ठीक है ना, B की जगह पे क्या हो जाएगा, V2 गामा माइनस 1, और क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, T2 V3 गामा माइनस 1 के। अरे भाई आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि PV इज इक्वल टू, अगर बेटा कांस्टेंट होता है तो इसका मतलब क्या होता है, P1 V1 बराबर किसके, P2 V2 के। बचपन से आपको पढ़ाया जा रहा है, बचपन में ऐसे आप सॉल्व, हाई स्कूल में ये सब देखे होंगे, आपने सॉल्व किया होगा। तो अगर दो पॉइंट हमारे पास हैं B और C, तो B के लिए क्या लिखेंगे हम, T1 V2 पावर गामा माइनस 1, और C के लिए T2 V3 पावर गामा माइनस 1, है कि नहीं। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए छापिए जल्दी छापिए। इसको कुछ इक्वेशन बना, इक्वेशन कितना बना देंगे इसको, 9, कितना बना देंगे बेटा, कांस्टेंट का मतलब क्या है कि किसी भी पॉइंट पे इसका और इसका प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो चाहे P1 V1 के लिए लें, चाहे P2 V2 के लिए लें, चेंज होना इसको है नहीं। ठीक है बेटा, आसान है। ब्रैकेट में नहीं किया है क्या हमने, डब्बे में नहीं बेटा, अभी जिसको डब्बे में करना उसको हम बताएंगे, ये स्टेप्स हैं, इसको डब्बे में मत करिए। ठीक है, चलिए फिर लिखिए, अगेन स्टेट A and D, और हमने आपको सिखाया था कि A और D दोनों किस में होंगे, कैपिटल में होंगे, है ना। अगेन स्टेट A and D are on same adiabatic curve, hence are on same adiabatic curve, hence क्या हो जाएगा बताइए, hence क्या हो जाएगा बताइए। एक, अब देखिए एक कर्व और है इसी के पैरेलल, इधर A है, इधर क्या है, D है, यही तो कर्व है ना। तो A के लिए बेटा कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, P1 V1 T1, है ना, और D के लिए क्या होते हैं, P4 V4 और क्या, T2, यही तो होगा। छाप दीजिए, कितना होगा बताइए, T4 कौन बोला था,
चल देखिए, ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए। ए के लिए क्या लिखेंगे बताओ बेटा, T1 V1 गामा माइनस 1, और डी के लिए क्या लिखेंगे बाबू, T2 V4 गामा माइनस 1। इक्वेशन कितना बना देंगे बेटा, 10। छाप दो। आसान है कि मुश्किल है? बहुत आसान है। अब इससे आसान क्या होगा? अब इससे आसान खाली खाना और सोना है। फिर लिखिए डिवाइडिंग इक्वेशन 9 बाई इक्वेशन 10। डिवाइडिंग इक्वेशन 9 बाई इक्वेशन 10 आसान है कि नहीं? ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 9 बाई इक्वेशन 10। डिवाइडिंग इक्वेशन 9 बाई इक्वेशन 10 वी गेट। तो इक्वेशन 9 को अगर बेटा इक्वेशन 10 से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, T1 T1 शहीद हो गया, T2 T2 शहीद हो गया, क्या बचा? बोलो बाबू, क्या बचा? क्या बचा बताइए, क्या बचा? इसके बाद ध्यान देखिए क्या मिला बाबू, V2 अपॉन V1 गामा माइनस 1। अब ये मत कहिएगा कि सर V2 पे गामा माइनस 1 अलग, V2 अलग, वो एक साथ हो सकता है। इतना मैथमेटिक्स आना चाहिए आप लोग को, इतने सारे टीचर पढ़ाते हैं तो। और यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, V3 बाई V4, और कितना हो जाएगा आपका गामा माइनस 1। ठीक है ना, कोई डाउटिंग है ना? चलिए फिर उसको ऐसे लिख सकते हैं क्या हम, V2 अपॉन V1 बराबर किसके, V3 अपॉन V4 के। समझाएं कैसे हुआ कि समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं ना भैया? इंडेक्स हमारा सेम है, ठीक है ना, और टर्म्स हमारे आपस में इक्वल हैं। ये तभी पॉसिबल है जब बेस भी क्या हो, आपस में इक्वल हो। बात समझिएगा भाई, बेस अगर आपस में इक्वल होगा तभी इक्वल होगा, और अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी और नहीं है। ठीक, तो V2 अपॉन V1 बराबर किसके हो गया, V3 अपॉन V4 के। छाप दीजिए, छाप दीजिए, छाप दीजिए। आसान है कि मुश्किल है? बहुत आसान है। लिखिए देन बाई इक्वेशन 8 वी गेट, देन बाई इक्वेशन 8 वी गेट, देन बाई इक्वेशन 8 वी गेट। तो इक्वेशन 8 क्या है? इक्वेशन 8 देखिए इस बोर्ड पे हमने मिटाया नहीं अभी, जल्दी लिखिए देन बाई इक्वेशन 8 वी गेट, देन बाई इक्वेशन 8 वी गेट। क्या मिलेगा बताइए इक्वेशन 8 से? देखिए देखिए समझिए पहले, देखिए समझिए, देखिए इक्वेशन 8 है ये, है ना, इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं। कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं, यहाँ पर हम V3 कर दे रहे हैं, और यहाँ पर हम क्या कर दे रहे हैं बेटा, V4 कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, V4 कर दे रहे हैं, और प्लस की जगह पे हम क्या कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं। क्या इक्वेशन 8 की सेहत पे कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा भाई, लॉग को पलट दिया हमने, और लॉग को पलट दिया तो आगे माइनस लगा देते हैं हम। ठीक है, चलिए इक्वेशन 8 को मिटा दीजिए और इसको पूरा छाप दीजिए। फिर से छापिए, W इक्वल टू RT1 लॉग V2 अपॉन V1 माइनस RT2 लॉग V3 अपॉन V4। जल्दी छापिए, जल्दी छापिए, जल्दी छापिए, जल्दी छापिए, जल्दी छापिए। ठीक है मेरे होनहार विद्यार्थियों, अब देखिए V3 अपॉन V4 बेटा किसके इक्वल है, V2 अपॉन V1 के। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, W इज इक्वल टू R T1 माइनस T2, है ना बेटा, लॉग V2 अपॉन V1। कैसे लिख सकते हैं क्या? जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, और एक लाइन इसमें आप ऐड कर दीजिए। क्या ऐड करेंगे, दिस इज द जल्दी छापिए, जल्दी छापिए, जल्दी छापिए। ठीक है कि नहीं? देखिए दिस इज द नेट वर्क डन, दिस इज द नेट वर्क डन, दिस इज द नेट वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल। दिस इज द नेट वर्क डन ड्यूरिंग reversible Carnot cycle. This is the net work done during reversible Carnot cycle. During reversible Carnot cycle. ठीक है ना?
अब आप ई बताइए, ई वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सोच के बताइए। देखिए हमने आपको सिखाया है, हर केस में हमने आपको निकालना सिखाया है। तो पॉजिटिव है, कैसे पॉजिटिव है बताइए? हाँ, सोर्स का टेम्परेचर सिंक से बड़ा होता है, बट आर नेगेटिव हो नहीं सकता है। तो और ये ब्रैकेट क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि T1 हमेशा T2 से बड़ा होगा, तो ये ब्रैकेट पॉजिटिव है। ये भी पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि V2 V1 से क्या है? बड़ा है। ठीक है ना? मतलब ये भी पॉजिटिव, ये ब्रैकेट भी पॉजिटिव, और ये भी क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? वर्क डन ऑन द सिस्टम की बाय द सिस्टम? बाय द सिस्टम। वर्क डन पॉजिटिव मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम। लिख डालिए, लिख डालिए, ऐसे लिखिए, सिंस ऐसे लिखिएगा, सिंस T1 इज ग्रेटर देन T2 एंड V2 इज ग्रेटर देन V1। लास्ट इक्वेशन कितना बना था जी? लास्ट इक्वेशन कितना बना था? 10 बना था क्या? इसको 11 कर दीजिए। और देखिए शगुन वाला आ गया नंबर। 11 रुपया पहले वो दिया जाता, शगुन दिया जाता था, भले घर भर खाना खा के आए, पर 11 रुपया दिया जाता था। फिर 11 से 21 हुआ, फिर 51 हो गया, अब 501 दिया जाता है। पहले 11 रुपया दिया जाता था। बताइए, गरीबी का ये आलम था भारत में, और घर भर खाना खाने जाता था। तब खर्चे कम थे ना। अब तो 400 रुपये का मोबाइल रिचार्ज होता है, वो भी 2 सिम है, 800 रुपये ऐसे ही जोड़ लीजिए महीने में। समोसा 10 रुपये का हो गया, पहले 2 रुपये 3 रुपये मिलता था। हाँ भाई, लॉकडाउन जब देखिए, पैंडेमिक जब आती है तो रिसेशन मतलब जो ये इन्फ्लेशन होता है, महंगाई होता है, बढ़ जाता है वो। आप जाइए समोसा देखिए, लड्डू गोपाल वाले का पहले 7 या 8 का था, 9 रुपया कर दिया है, और धर्मशाला 10 रुपया कर दिया है समोसा। अब क्या कोई समोसा खाएगा बताइए? और कमाई उतनी ही है। चलिए देखिए, देन बाई क्वेश्चन 11, देन बाई क्वेश्चन 11, देन बाई इक्वेशन 11 वी गेट, देन बाई इक्वेशन 11 वी गेट। इक्वेशन 11 से क्या मिलेगा बताइए? W इज इक्वल टू क्या है बेटा हमारा? पॉजिटिव। W क्या है? पॉजिटिव है, और W पॉजिटिव का मतलब क्या है? वर्क डन ऑन द की बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम। देखिए बाहर से कार्नोट साइकिल में हम लोगों ने बाहर से कोई काम नहीं किया है। सिस्टम स्टेट ए पे था, सोर्स से हीट लिया, कहाँ चला गया? बी पे, बी से सिर्फ सी पे, सी पे फिर हीट रिजेक्ट किया डी पे, डी से फिर कहाँ पे बेटा? ए पे। आप बाहर से कुछ उसको प्रोवाइड करा रहे हैं क्या? एनर्जी नहीं करा रहे हैं, वो सिस्टम अपने आप ही काम कर रहा है। 2 तरह का सिस्टम होता है। सिस्टम होता है स्पॉन्टेनियस सिस्टम, और एक होता है स्टिमुलेटेड सिस्टम। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या कि मान लीजिए यहाँ से नीचे पानी फेंकना है हमको, पानी आराम से चला जाएगा, और नीचे से ऊपर फेंकना होता है, फेंके मुँह पे आग गिरेगा आपके, है ना। तो कहने का मतलब मेरे ये है कि प्रोसेस 2 तरह का होता है। एक होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो खुद से होता है, और एक होता है स्टिमुलेटेड प्रोसेस जिसको इंड्यूस करना कहते हैं। जैसे अगर आपको पानी ऊपर से नीचे फेंकना है तो आराम से फेंक देंगे आप, और नीचे से ऊपर लाना हो तब क्या करना पड़ेगा? मोटर लगाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा आपको, वर्क डन ऑन द सिस्टम करना पड़ेगा। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। ठीक है ना। तो कार्नोट साइकिल किसका एग्जाम्पल है, या कार्नोट इंजन किसका एग्जाम्पल है? वर्क डन बाय द सिस्टम का। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, एक बार हीट से ले लिया सोर्स, उसके बाद अपने आप ही क्या करेगा? वो काम करता रहेगा, आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, काम करता रहेगा। और हमने आपको ये भी बताया था कि कार्नोट साइकिल कहाँ पाया जाता है, कार्नोट इंजन कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? बना नहीं है अभी, तो कैसे पढ़ लिए? बना नहीं था तो क्या है ये? क्या इस पात्र की सभी बातें काल्पनिक हैं जिनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है? ये कार्नोट इंजन जो है आपका कॉपी में एग्जिस्ट करता है, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है ना, क्योंकि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल ही नहीं है कि आइडियल गैस लेकर के आप इंजन बना डालें, क्योंकि इसकी इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होती है, 55% होती है। सोचिए, जो आइडियल इंजन है उसकी इफिशियंसी 55% है, जो आइडियल इंजन है उसकी इफिशियंसी 55% है। तो जाहिर सी बात है, जो हम लोग जैसे हम बाइक यूज़ करते हैं,
तो बाइक की इफिशियंसी जो होती है, जो बाइक में इंजन होता है उसकी 18 से 20% होती है, या 15% के 20% मान लीजिए, 20% के आसपास होता है, 20%। हालांकि 20 बहुत ज़्यादा बता दिया हमने, 15 के आसपास होता है। मतलब क्या कि 100 रुपये का अगर हम तेल भराते हैं तो 20 रुपये का काम होता है, 80 रुपया धुआं हो जाता है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है आपका, है कि नहीं। 80 रुपया जो है वो प्योर धुआं है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है आपका। सोचिए कार्नोट इंजन अगर होता तब भी कितनी एनर्जी बचती है आपकी, है कि नहीं। भगवान ने क्या दिया था, भगवान ने आपको जो एनर्जी दी थी वो अनअवेलेबल फॉर्म में थी, वो अवेलेबल फॉर्म में थी। हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको अनअवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे पेट्रोलियम मिला था हमको, वो अवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब उसको जब हम जला देते हैं, जब यूज़ कर लेते हैं, इन्वायरमेंट में धुआं निकाल के फेंक देते हैं हम, तो एनर्जी देखिए ना आप प्रोड्यूस कर सकते हैं ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो होता क्या है एनर्जी का, एनर्जी को हम अवेलेबल फॉर्म से अनअवेलेबल फॉर्म में क्या कर जाते हैं, कन्वर्ट करते जाते हैं। और इसी वजह से आप कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा कि जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। कब तक बढ़ेगी वो, जब तक सारी की सारी अवेलेबल एनर्जी अनअवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाती। और क़यामत का दिन भी वही होगा, क़यामत का दिन भी वही होगा, जिस दिन सारी की सारी अवेलेबल एनर्जी क्या हो जाएगी, अनअवेलेबल एनर्जी। अनअवेलेबल एनर्जी किसके एनर्जी को कहते हैं आप, जिससे आप कोई वर्क डन नहीं कर सकते, जिसको आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि हमारी बॉडी में नाखून बढ़ते हैं, बाल हमारे बढ़ते हैं, तो जो बाल और नाखून का बढ़ना है क्या उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, एनर्जी तो लग रही है उसमें, तो अनअवेलेबल एनर्जी है वो, उससे आप कोई वर्क डन नहीं पा सकते, कर ही नहीं सकते आप उससे कोई वर्क डन। कर सकते हैं क्या कोई यूजफुल वर्क, आप नहीं कर सकते, आप कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो यही तो कॉन्सेप्ट समझिए आप कि जो भी एनर्जी भगवान ने दिया था वो अवेलेबल फॉर्म था, और तेज़ी से हम उसको किस में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, अनअवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। और जब सारी की सारी एनर्जी अनअवेलेबल फॉर्म में हो जाएगी तो फिर से पूरा वर्ल्ड जो है रिसाइकिल होगा, फिर से स्टार्ट करेंगे हम लोग बिग बैंग से, है ना, दुनिया वही ख़त्म हो जाएगी। और फिर क़यामत का दिन होगा, हिसाब लिया जाएगा आपसे कि आपने कितना वॉट एनर्जी खर्चा किया, बर्बाद किया, उसी से कट ऑफ बनेगा। फिर जो जिनका कट ऑफ से ऊपर रहेगा वो स्वर्ग में जाएंगे, जो कट ऑफ नीचे रहेगा वो नरक में जाएंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि एनर्जी को हमेशा कंज्यूम करना चाहिए, बचाना चाहिए, क्योंकि तेज़ी से कन्वर्ट करते जा रहे हैं, है ना। और जो आने वाली जनरेशन है उनको प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। इसलिए देखिए अब एनर्जी जो हम मतलब एनर्जी का हम लोग अल्टरनेटिव सोर्स खोज रहे हैं, जो आपका सोलर सेल है, सोलर एनर्जी है, उसको हम लोग खोज रहे हैं, है कि नहीं। उसमें हम लोग देख रहे हैं क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पता है हम लोगों की जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं हमारे वो लिमिटेड है। पेट्रोलियम का जो हमारा खजाना है, जो भंडार है, जो हमारा गोदाम है वो लिमिटेड है, वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तब क्या करिए, गाड़ी कैसे चलाएगा, पैडल मार के। भाई दिक्कत है कि नहीं है भाई, हम लोग को दिक्कत नहीं होगी, हम लोग की ज़िंदगी आराम से कट जाएगी, पर एक जनरेशन ऐसी आएगी जिसको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा। इसलिए अब अल्टरनेटिव सोर्सेज खोजने की बात हो रही है। और सन भी देखिए अल्टरनेटिव सोर्स है, अभी तो खैर सन की लाइट ऑन है तो काम चल जा रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा जब सन भी ख़त्म हो जाएगा, और सन ख़त्म होगा तो दुनिया वही ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए पहले सन ख़त्म होता है कि पहले अर्थ ख़त्म होता है, देखिए क्या होता है, यू नेवर नो। अपने को टेंशन जो होते हैं तब तक हम लोग रहेंगे भी नहीं, अपने को टेंशन नहीं लेना है तो हम लोग रहेंगे भी नहीं। हाँ, ऐसा नहीं कि अपुनिश भगवान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग को रहना नहीं है तब तक, तो कोई टेंशन नहीं है। हनुमान जी नहीं है हम लोग की, तब तक अंतिम तक रहेंगे, देखेंगे दुनिया कैसे ख़त्म हो रही है। जितने भी अवतार लिए गए हिंदू मैथोलॉजी में, उन सब में से अमर जो हनुमान जी हैं, बाकी सारे अवतार जो थे वो अपना मतलब जैसे कृष्ण भगवान थे उन्होंने भी अपना बॉडी छोड़ दिया, राम जी थे उन्होंने भी अपना बॉडी छोड़ दिया, है ना। जो भी अवतार हिंदू मैथोलॉजी में है उनमें हनुमान जी अभी तक जिंदा है और हमेशा रहेंगे वो जब तक दुनिया, इसलिए हनुमान जी की पूजा किया करिए, वही बचाएंगे। भूत प्रेत से डर लगता है तो हनुमान जी को लोग याद करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं लोग, क्यों पढ़ते हैं, ताकि वही है ही दुनिया में और कोई है ही नहीं है, वो कौन बचाएगा, जो है वही ना बचाएगा यार। चल तो W इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया बताइए, RT1 माइनस T2 के, और वर्क डन क्या है बेटा, पॉजिटिव है, ठीक है। चल बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट इसमें आपको देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट, अगर आप रिलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अवेलेबल एनर्जी क्या होती है, अनअवेलेबल एनर्जी क्या होती है, कैसे यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। और क़यामत का दिन वही होगा
मिनिमम कट ऑफ निकाला जाएगा, जो जितनी एनर्जी वेस्ट किया होगा उस हिसाब से फिर डिसाइड होगा, स्वर्ग और नरक भेजा जाएगा उसको। इसलिए एनर्जी बचाइए, अब से बचाइए। ये नहीं कि बाहर घूम रहे हैं, पंखा ऑन करके घूम रहे हैं बाहर, बचाइए इस चीज़ को। लाइट ऑन करके घूम रहे हैं बाहर आप, तो ठीक है, फिर जब कट ऑफ बनेगा तब मिलेगा नरक में, क्या करना है। लिखिए, हेड डालिए, इफ़िशियंसी ऑफ, हेडिंग डाल दीजिए। छोटा सा एक टॉपिक और पढ़ा देते हैं, इफ़िशियंसी ऑफ कार्नोट्स इंजन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। अरे यार, कार्नोट्स की स्पेलिंग क्या होती है? आइंस्टीन जब डेड बेड पर थे, जब मरने वाले थे, उनसे पूछा कि आप क्या बनना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा था कि प्लम्बर बनना चाहेंगे हम। क्यों बनना चाहेंगे प्लम्बर? क्योंकि उन्होंने एक फार्मूला दिया, E=mc²। पढ़ा होगा आप लोगों ने, भले पता ना हो क्या है, पर पढ़ा जरूर होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। तो आइंस्टीन ने क्या कहा था कि मास को हम एनर्जी में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और दुनिया में जो भी मास है आप उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस कन्वर्ट करने आना चाहिए। जैसे आप न्यूक्लियर फिजन करते हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, तो आप करते क्या है, बड़े एटम को छोटे एटम में तोड़ते हैं, और जो मास का डिफरेंस होता है वही एनर्जी आपको मिलती है। उसी रिएक्शन को अगर आप कंट्रोल करते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्टर बन जाता है, उसी रिएक्शन को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो एटम बम बन जाता है वो, है कि नहीं। वही एटम बम है भाई। न्यूक्लियर फिजन जो होता है, नाभिकीय विखंडन जिसको आप कहते हैं, वही एटम बम है। अगर कंट्रोल कर लिया तो न्यूक्लियर रिएक्टर, अनकंट्रोल्ड है तो एटम बम है वो। तो आइंस्टीन को इस बात का बहुत अफसोस था कि एटम बम उनके इस फॉर्मूले पे बना था। और E=mc² मतलब क्या है, जैसे टेबल अगर ये बेंच, अगर ये डेस्क अगर है, बेंच अगर है, तो इसका जो मास है उसको भी हम एनर्जी में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसको भी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर अभी ये कि अब कैसे कन्वर्ट करें, तो जला दीजिए इसको, तो जला देंगे तो कार्बन बन जाएगा ना। ये यूजफुल एनर्जी में आप इसको नहीं कन्वर्ट करते, क्योंकि आपको प्रोसेस ही नहीं पता है। अगर ऐसा प्रोसेस हमको पता चल जाए कि मास को एनर्जी में हम क्या कर पाएँ, कन्वर्ट कर पाएँ, ठीक है, तो एनर्जी की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि फिर एक डेस्क अगर आप कन्वर्ट कर देंगे तो बहुत सारी एनर्जी आपको मिलेगी, इतनी एनर्जी मिलेगी कि कई महीने तक आपका पूरा शहर बिजली से चलता रहेगा। और वो पॉसिबल नहीं है कि हर तरह के मास को, मतलब हर सिस्टम को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएँ। या पॉसिबल है, पर अभी हमको तरीका नहीं पता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको ना। E=mc² ही सिखाता है हमको कि मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर वो लिमिटेशन नहीं बताता है किस तरह का मास होना चाहिए या किस सिस्टम से मास हम लें। ये एक समस्या है, E=mc²। और आइंस्टीन ने ऐसी कई सारी चीज़ें दी हैं। जैसे आइंस्टीन ने एक लेज़र, वर्ड आप जानते होंगे, लेज़र, LASER, हमने बताया होगा आप लोगों को। लेज़र भी सबसे पहले आइंस्टीन ने दिया था, 1915 में दिया था आइंस्टीन ने। और पहला लेज़र बना था 1960 में। देश दुनिया में लोग लेज़र बना रहे थे, हमारे यहाँ लोग शम्मी कपूर के गाने पे डांस कर रहे थे 1960 में। ये हाल था। हम लोग कह नहीं चलता है सिस्टम, ठीक है ना। तो 1915 में आइंस्टीन दिए थे और 1916 में लेज़र बना था, ठीक है। तो ये 45 साल लग गया था। एक पेपर पे आइंस्टीन लिख करके मर गए थे, चले गए दुनिया से। और उनके पेपर को एक्सपेरिमेंटली वो क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए 45 साल लग गया। ये आइंस्टीन थे। सोचिए आप, कभी लेज़र आपको कोई पढ़ाएगा तो हम बताएंगे लेज़र क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है। लेज़र का कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। फुल फॉर्म ही नहीं पता होगा आप लोगों को, क्या लेज़र जानेंगे। चलिए देखिए, अब मेरी बात ध्यान से बेटा जरा समझना, 2 मिनट मेरी बात समझिएगा ध्यान से। पहले देखिए, इफ़िशियंसी होती क्या है। अगर आप पूछें इफ़िशियंसी क्या होती है तो आप क्या बताएंगे, इफ़िशियंसी क्या होता है। इफ़िशियंसी वर्ड एक होता है, एक वर्ड होता है आपका गेन। गेन नाम सुना है, गेन, वोल्टेज गेन, करंट गेन, इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है, पहले भी आपने पढ़ा होगा। गेन या एफिशिएंसी क्या होता है, क्या होता है बताइए। गेन या एफिशिएंसी क्या होता है। गेन या एफिशिएंसी का सीधा सीधा फॉर्मूला आप एक जान लीजिए, आउटपुट अपॉन इनपुट। बस सीधा सा फॉर्मूला जान लीजिए। कहीं भी आपको गेन कैलकुलेट करना होगा, बेसिक फॉर्मूला आपका ये होगा, क्या, आउटपुट अपॉन इनपुट। हम कितना इनपुट दे रहे हैं उससे करस्पॉन्डिंग कितना क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। जैसे मान लीजिए आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए अभी 3-4 बच्चे हैं, जो भी बच्चे हैं पढ़ा रहे हैं, किसी के कान में जाके हम नहीं ना बोल रहे हैं, सबको हम एक साथ पढ़ा रहे हैं, ठीक। पर सबका नंबर सेम आएगा क्या, नहीं आएगा।
सेम नहीं आएगा ना सबका नंबर, नंबर में आपको डिफरेंस मिलेगा। क्यों डिफरेंस मिलेगा? पढ़ाए मेरे ही बच्चे रहेंगे, बट डिफरेंस में नंबर में सबके क्या रहेगा? डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस रहेगा? क्योंकि हर बच्चे की इफिशियंसी क्या है? अलग अलग है। और इफिशियंसी किस पे मेनली डिपेंड करती है? आउटपुट पे। 2-3 मशीन अगर आपका रखा हुआ है, इनपुट आप सेम दे सकते हैं, पर आउटपुट हर मशीन का क्या होगा? अलग अलग होगा, है ना। तो इफिशियंसी बेटा मेनली किस पे डिपेंड करती है? आउटपुट पे। और ओवरऑल फॉर्मूला क्या होता है उसका? आउटपुट अपॉन इनपुट। कभी भी आपको निकालना हो, वोल्टेज गेन निकालना हो, वोल्टेज आउटपुट अपॉन वोल्टेज इनपुट। करंट गेन निकालना हो, करंट आउटपुट अपॉन करंट इनपुट। ठीक है ना। जनरल फॉर्मूला एफिशिएंसी का क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। सिस्टम के हिसाब से चेंज होता जाता है, ठीक है। और कभी कभी हम लोग इसी इफिशिएंसी या गेन को लॉग में निकाल देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये रेशियो है, इस पर आप लॉग अप्लाई कर दीजिए, क्या करना है उससे, लॉग में आ जाएगा, है कि नहीं भाई? लॉग में निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो बेसिक फॉर्मूला होता है बेटा इफिशिएंसी का, कहीं भी आप पढ़ेंगे किसी किताब में, कहीं भी आपको आउटकम ही निकल करके आएगा कि आउटपुट अपॉन क्या होता है? इनपुट होता है। ठीक, अब आप ये बताइए, यहाँ पर हमारा इनपुट क्या है? जो हम कारनॉट इंजन पढ़ रहे हैं उसका इनपुट क्या है? उसका इनपुट है जो हम सोर्स से एनर्जी क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं, वही तो है ना इनपुट। भाई पहला इनपुट आप एनर्जी का क्या दे रहे हैं? सोर्स से आप H1 अमाउंट ऑफ हीट लेते हैं, वही क्या है? आपका इनपुट है। और आउटपुट में क्या मिलता है आपको? वर्क डन मिलता है। भाई आउटपुट में क्या मिलता है आपको? वर्क डन मिलता है। इंजन, देखिए इंजन होता क्या है? इंजन वो डिवाइस है जो हीट को बेटा किस में कन्वर्ट करता है? वर्क डन में। तो हीट आप उसको देते हैं, मिलता क्या है? वर्क डन मिलता है। तो इनपुट हमारा क्या है? हीट है, और आउटपुट क्या है बेटा? वर्क डन। तो इफिशिएंसी क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा। किसका रेशियो? वर्क डन अपॉन हीट का। कौन सी हीट? जो हम सोर्स से क्या करते हैं? लेते हैं, ठीक है ना। पर बेसिक फॉर्मूला बेटा हमेशा हमारा क्या होता है? आउटपुट अपॉन। किसी भी सिस्टम का आपको इफिशिएंसी निकालना हो, बेसिक फॉर्मूला हमेशा आप याद रखिए, क्या? आउटपुट अपॉन इनपुट। चलिए प्रिंटिंग स्टार्ट। लिखिए, इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द, it is defined as the, it is defined as the, it is defined as the ratio of, it is defined as the ratio of amount of work done, it is defined as the ratio of amount of work done, amount of work done during, amount of work done during reversible Carnot cycle, during reversible Carnot cycle, during reversible Carnot का C कैपिटल से रहेगा, during reversible Carnot cycle and amount of heat, and amount of heat given to the system, and amount of heat given to the system, and amount of heat given to the system। ठीक है बेटा। चलिए फिर लिखिए, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई। किससे डिनोट करते हैं बाबू इसको? बोलो बाबू, किससे डिनोट करते हैं इसको? ईटा से करते हैं। चला के मारते हैं कि करते हैं? ईटा। किससे डिनोट करते हैं इसको? ईटा से। ईटा से और कुछ डिनोट किया आप लोगों ने कभी? ले, यही होता है जब BSc फर्स्ट ईयर पास होकर लोग नहीं आते हैं, तो प्रमोट होकर आते हैं, तो यही होता है, कुछ पता ही नहीं होता है। प्रमोटेड लोगों बताओ, हमको पढ़ाते हुए हमको लग रहा है 6 या 7 साल हो गया, या और ज़्यादा हो गया होगा। पढ़ा तो खैर बहुत दिन से रहे हैं ऐसे ऑफिशियल कोचिंग में। पहली बार ऐसा होगा जब BSc थर्ड ईयर के बच्चों को हम कहेंगे अगर आप पास होते हैं तो। अदरवाइज़ हम मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट जब भी हम कुछ समझाते थे या बताते थे सेकेंड ईयर से रिलेटेड, थर्ड ईयर रिलेटेड, तो फर्स्ट ईयर में कहते थे हम कि अगर आप पास होंगे तो। और पहले ऐसी सिचुएशन हमको मिली जब थर्ड ईयर के बच्चों को कहना पड़ता हमको अगर आप पास हुए तो, क्योंकि थर्ड ईयर तक ये माना जाता था कि जो बच्चे आए वो पास हो ही जाएंगे। सेकेंड ईयर में भी हम ये नहीं बोलते थे। सेकेंड ईयर में क्या बोलते थे कि अगर आप थर्ड ईयर में फिजिक्स लेंगे तो आपको ये पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट ईयर में बोलते थे अगर आप पास होंगे तो आपको ये चीज़ आगे समझाई जाएगी। और थर्ड ईयर में तो कुछ बोलना ही नहीं होता था, तो भाई थर्ड ईयर बच्चे ऑलरेडी मजे हुए होते थे। पहला ऐसा बैच हमको मिलेगा इस साल जिसमें थर्ड ईयर में हम कहना पड़ेगा अगर आप पास होते हैं तो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में प्रमोट हो गए थे तब,
सेकेंड ईयर में ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव मतलब कुछ नहीं, दाएं बाएं देख लो, ए का बी सी का डी हो गया, रंग दिए चले आए लोग। पास होना ही है, फेल उसमें होना है नहीं, क्योंकि सबको ऑब्जेक्टिव कैसे होता है पता ही है। कंप्यूटराइज एग्जाम हुआ नहीं, मैनुअल एग्जाम हुआ, पास हर कोई हो जाएगा। तो पहला ऐसा बैच मिलेगा थर्ड ईयर में जिसमें जो है हमको पूछना पड़ेगा, कहना पड़ेगा अगर आप पास होते हैं तो। चलिए, इसकी इफिशिएंसी, इसका डायमेंशन क्या होगा बताइए? डायमेंशन जानते हैं ना, इंटर तो पास होंगे ना, जो भी प्रमोट हो गए थे। डायमेंशन लेस होगा, क्यों? दोनों एनर्जी है तो क्या होगा? डायमेंशन लेस। इट इज नोटेड बाई ईटा एंड इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, एंड इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इसकी डायमेंशन क्या होगी? नहीं होगी। एंड इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसकी डायमेंशन बेटा क्या होगी? नहीं होगी। ठीक है ना। इफिशिएंसी की डायमेंशन आपसे पूछी जाए तो क्या कहेंगे? डायमेंशन इसका नहीं होता। यूनिट क्या होगा? यूनिट भी नहीं होगा। तो ऐसा हमेशा होता है क्या? ऐसा कोई क्वांटिटी बताइए जिसकी यूनिट होती हो डायमेंशन ना होता हो? एंगल। एंगल एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका यूनिट होता है और डायमेंशन नहीं होता। यूनिट क्या होता है एंगल का? रेडियन होता है, डिग्री होता है। चल, वेरी गुड। लिखिए, आता तो है जी तुम लोगों को। लिखिए, पैराग्राफ चेक करिए। मैथमेटिकली वी कैन राइट। इतने टैलेंटेड हैं आप लोग, बताइए अब तक कहाँ थे आप लोग? अच्छा सॉरी, बीएससी फर्स्ट ईयर प्रमोट हो रहे थे। लेकिन मैथमेटिकली वी कैन राइट। लिखिए, मैथमेटिकली वी कैन राइट। मैथमेटिकली बेटा हम क्या लिख सकते हैं बताओ? मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं बताइए? मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं बताइए? मैथमेटिकली बेटा हम लिख सकते हैं ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ईटा इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन, और कारनॉट साइकिल, कारनॉट इंजन है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, बाय द सिस्टम होगा? बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम अपॉन किसके? हीट इज गिवन टू द सिस्टम। हीट इज given to the system। और वर्क डन के लिए बेटा नोटेशन हम लोगों ने क्या यूज़ किया है बताइए? W। और सिस्टम को जो हीट दे रहे हैं उसके लिए नोटेशन क्या है बेटा? H1। इस नोटेशन को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, है ना बाबू? चल, इसको क्या बना देंगे हम लोग? समीकरण एक बना दीजिए। समीकरण एक, इक्वेशन 1 की समीकरण 1। बात वही है, ये डिफरेंस है दोनों में, भाषा का अंतर है। चलिए लिखिए, लिखिए if H2 be the, if H2 be the, if H2 be the heat, if H2 be the heat rejected by the system, H2 be the heat rejected, rejected बोले तो ठीक। if H2 be the heat rejected by the system, by the system to the sink, to the sink, by the system to the sink, to the sink, then अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए, सिस्टम को बेटा कितनी हीट हम दे रहे हैं? H1 दे रहे हैं, ठीक है ना। सिस्टम काम कितना कर रहा है? W, है ना। मतलब H1 में से W अमाउंट ऑफ क्या हो गया? खर्चा हो गया। तो बचा कितना? H2। सोर्स से जो हीट हम ले रहे हैं, सोर्स की हीट नहीं है, सोर्स से हम हीट ले रहे हैं, तो इस हीट को खर्चा कहाँ कर रहे हैं? वर्क डन में खर्चा कर दे रहे हैं। अब जो बचेगा उसी को तो हम रिजेक्ट करेंगे ना। तो H2 किसके इक्वल हो जाएगा? H1 माइनस W के। सिंपल सा है, लॉजिक, लॉजिक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी टू फिनोमेना। विस्कोसिटी क्या होता है?
बट फिर से बोलो, फिर से बोलो, छोड़ दास चाचड़, फिर से बोलो। टेंडेंसी ऑफ क्या? अच्छा, और आगे फिर? देखिए समझिए पहले, सॉलिड के सिस्टम जब आप पढ़ते हैं तो आप फ्रिक्शन लगता है, और फ्लूइड के सिस्टम में विस्कोसिटी लगती है, ठीक है ना, कि फ्लूइड्स के दो लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है ना। और फ्रिक्शन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द होता है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन, बच्चे इसी शब्द को नहीं बोलते हैं। रिलेटिव मोशन मतलब क्या? कि विस्कोसिटी किसी फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से वो फ्लूइड अपने दो लेयर्स के बीच होने वाले रिलेटिव मोशन का क्या करेगा? अपोज करेगा, ठीक है ना। तो की वर्ड क्या होता है इसमें? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन अगर आप नहीं बोलेंगे डेफिनेशन गलत हो जाएगी, भले कितनी इंग्लिश आप डाल लीजिए उसमें, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ ग्रामर से नहीं मतलब है, यहाँ मतलब किससे है? कीवर्ड। कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूनिवर्सिटी में एक टीचर पढ़ाते थे, तो हम लोग उनसे मिलते थे, मतलब यूनिवर्सिटी में तो ऑलमोस्ट सारे टीचर जानते ही हैं, तो जब अकेले जाओ तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। कभी आप लोग को सौभाग्य मिले ऐसा तो जाइएगा, बहुत अच्छी अच्छी बात वो आपसे करेंगे। या सेंट एंड्रूज में टीचर जो सीनियर टीचर होते हैं, कभी अकेले अगर आप जाते हैं उनसे मिलते हैं तो बहुत अच्छी बातें आपको बताएंगे। तो वो बताते थे, नहीं यूनिवर्सिटी सेंट एंड्रूज में थे, अब तो रिटायर हो गया, नाम नहीं बताएंगे उनका। तो वो कहते थे कि वो मैकेनिक्स का पेपर बनाते थे और कहते थे कि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में आदित हम एक चीज़ देखते हैं, हम 4 पेज का डेरिवेशन नहीं देखते हैं, हम देखते हैं लड़का जो है नल रिजल्ट वर्ड यूज़ किया है कि नहीं। अगर नल रिजल्ट उसने वर्ड यूज़ किया है तब तो उसको पूरा नंबर देते हैं, अगर नल रिजल्ट उसने यूज़ नहीं किया है उसका पूरा डेरिवेशन हम काट देते हैं। तो उनको 4 पेज के डेरिवेशन मतलब नहीं था, जो की वर्ड्स होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी डिफिनीशन में अगर आपने की वर्ड पकड़ लिया है कि यार एक की वर्ड है, कभी आपका वाइवा गलत नहीं होगा। और वाइवा देते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए, आप वही शब्द बोलिए जिसको ले करके आप क्या हो? श्योर हो। ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर आप वर्ड्स को लेके श्योर नहीं रहेंगे ना तो फंस जाएंगे आप। कभी भी वाइवा अगर आप देते हैं, ये सब चीज़ सीखिए। कभी भी कोई डिफिनीशन अगर आप याद करते हैं तो उस डिफिनीशन में जो भाई क्वेश्चन ऐसे थोड़ी बनता है अचानक से, जो आप बताते हैं उसी पर सवाल बनता है। तो वो वर्ड कभी यूज ही मत, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आपको। आप लोग करते क्या गलती? आप लोग याद कर लेते हैं। आप लोग याद कर लेते हैं, और जब याद करते हैं तो समस्या हो जाती है। कभी भी याद नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए। और कभी कोई ऐसा शब्द मुंह से मत निकालिए जिसमें आप फंस जाएं, कभी भी नहीं। वाइवा बच्चे ये काम करते हैं, किसमें? नल रिजल्ट, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट जो हुआ था उसका रिजल्ट जो था वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो फ्लॉप होने के बावजूद भी सही था। फ्लॉप था पर हिट था, जैसे अंदाज अपना थी, जब रिलीज़ हुई थी तो फ्लॉप हो गई थी, पर आज देखिए कितनी अच्छी फिल्म मानी जाती है वो। तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट कुछ इसी तरीके का है। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में किया क्या गया था? देखिए हुआ क्या, पहले ये माना जाता था कि सन से जो लाइट आती है वो एक हाइपोथेटिकल मीडियम के थ्रू आती है जिसको ईथर कहा जाता है, ठीक है। तो उसी ईथर का क्या नेचर है, क्या बिहेवियर, ये समझने के लिए माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट था वो नेगेटिव आ गया था, या नन रिजल्ट आ गया था, नेगेटिव रिजल्ट आ गया था। अब नेगेटिव रिजल्ट आ गया था, इसका मतलब क्या कि भाई एक्सपेक्टेड रिजल्ट कुछ और था और रिजल्ट उसके हिसाब से मिला नहीं। जैसे होता क्या है कि जब हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, हमने आपसे कहा कार्नोट इंजन, आपने पेपर पर लिख दिया, कैलकुलेट कर लिया, इफिशियंसी कितनी है? 55% है। थ्योरी से आपने निकाल दी इफिशियंसी 55% है। अब जब कार्नोट इंजन आप बनाएंगे और उसकी इफिशियंसी 55% होगी एक्सपेरिमेंटली, तब आपके इस रिजल्ट को वेरीफाई किया जाएगा। फिजिक्स में यही काम होता है, हम एक्सपेरिमेंट्स में चेंज नहीं करते, हम किस में चेंज करते हैं? थ्योरी में। क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं ना, डिफरेंट लैब से वेरीफाई होकर के आता है। तो अब मान लीजिए आपने कार्नोट इंजन बनाया और उसकी इफिशियंसी आ रही है 40%, मान लीजिए 40% आ रही है, तो करना क्या पड़ेगा आपको? अब आपने जो थ्योरी डिज़ाइन की थी जिसमें इफिशियंसी 55% की थी उसको आप करेक्ट करेंगे, और ऐसे करेक्ट करेंगे कि इफिशियंसी कैलकुलेट करने में कितनी आए? 40% है। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कभी गलत नहीं होते हैं, थ्योरेटिकल रिजल्ट में मॉडिफिकेशन होता है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कभी गलत नहीं होते हैं, क्योंकि वो अलग अलग लैब से क्या होते हैं? वेरीफाइड होते हैं, ठीक है ना। तो अब थ्योरेटिकल रिजल्ट कुछ और था
जब माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट किया गया तो रिजल्ट कुछ और मिला, तो लोगों ने समझा कि यार ये कैसे हो गया। तो जो उसका ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था उसका कि ईथर मीडियम को समझना, पर वो समझ नहीं पाए लोग, क्योंकि ईथर मीडियम हो तब तो हम समझेंगे। तो लोगों ने समझा कि नहीं, इसका मतलब ये कि यार मीडियम है ही नहीं। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या था? फ्लॉप था, उसका रिजल्ट नेगेटिव था या नल रिजल्ट था। पर जो लोगों की मतलब भ्रांतियाँ थी वो दूर हो गई कि नहीं, सन से जो लाइट आती है वो बिना किसी मीडियम के आती है। और तब जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, लोगों को समझ में आया। वरना लोग यही जानते थे कि अगर वेव है तो उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का तब कॉन्सेप्ट नहीं था। फिर एक मैक्सवेल आया, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट दिया और ज़िंदगी नरक कर दी, मेरी भी आपकी भी। क्यों? क्योंकि उसी पे फिर मोबाइल बन गया। आपके घर वाले देखिए मोबाइल से परेशान रहते होंगे, कोई समस्या हो मोबाइल ही रिस्पॉन्सिबल है। सर दर्द कर रहा है, मोबाइल की देन है। आँख दर्द कर रहा है, मोबाइल की देन है। पढ़ने मन नहीं लग रहा, मोबाइल की देन है। मम्मी आप लोग को सुनाती होंगी ये सब, मोबाइल को आग लगा दो, है कि नहीं? यही लोग कहते होंगे। तो मैक्सवेल की देन है मोबाइल बन जाना। मैक्सवेल एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको हर घर में गाली सुनने को मिलती होगी, पता नहीं कौन मोबाइल और बना दिया, है ना? मैक्सवेल ही बनाए थे, बनाए नहीं थे मतलब मैक्सवेल के ही कॉन्सेप्ट की बेसिस पे मोबाइल बना था, जो मैक्सवेल लॉ पढ़ते हैं EM इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, है ना? तो मैक्सवेल एक ऐसे एकमात्र ऐसे साइंटिस्ट हैं जो हर घर में गाली सुनते हैं। कौन? अब मम्मी को तो पता है नहीं, वो तो BSc पढ़ी नहीं होंगी, पढ़ी होती तो मैक्सवेल के नाम से गाली देती। मैक्सवेल लॉ बना दिया, वही दिक्कत कर रहा है बच्चों को। तो एकमात्र ऐसे साइंटिस्ट हैं। खैर चलिए, तो यहाँ से बेटा H2 बराबर किसके हो गया? H1 माइनस W के। और यहाँ से बेटा अगर W निकालेंगे आप तो किसके इक्वल हो जाएगा आपका? H1 माइनस H2 के। इसको इक्वेशन कितना बना देंगे बताइए? और आज यहीं तक कहने देते हैं, इसके आगे कार्रवाई कब होगी बेटा? टुमारो। ठीक है बाबू, समझ में आया जो आज बताए हैं? चलो, मुलाकात कब होगी? अब कैमरा ऑफ कर दो जी, मोबाइल मत ऑफ कर देना।